हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे हो आप लोग सब? दो तीन चीज़ें आपसे पहले बात करते हैं और फिर लेक्चर शुरू करते हैं। हम ये वीडियो देख रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन में। आदर्श इंस्टीट्यूट जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो अब आपके पास आ चुका है। आपको अलग अलग बैचेस दिए हुए हैं। क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो हम बना रहे हैं। और अब आपके पास जो 50 दिन है अप्रोक्सीमेटली, आपके पास जो ये 50 डेज है, ये 50 डेज में आपको क्या पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रिसाइजली आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है ये आप मुझे बताइए। जो आप बताओगे वही पढ़ाया जाएगा। पूरे चैप्टर हमें नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। आपकी रिक्वेस्ट जो होगी वो मेजॉरिटी रिक्वेस्ट को देखा जाएगा और उसके रिलेटेड हर दिन हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस जो है वो वीडियोस उस टॉपिक के रिलेटेड हम बनाएं। सो आप जब भी कुछ रिक्वेस्ट डालो उस रिक्वेस्ट में प्रिसाइजली मेंशन करिए कि कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, एक और बार पढ़ना है, रिवीजन की ज़रूरत है। तो उसके बारे में आप मुझे चैट में बताइए। हम उस चैट को पढ़ के हर दिन वो वीडियोस हम लाएंगे। अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें टेस्ट का फॉर्मेट भी अवेलेबल है। देखो, ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो। तो जो टॉपिक का टेस्ट आपको देना है वो भी आप चैट में बताइए। कुछ ऑनलाइन टेस्ट की भी प्लानिंग करेंगे जहां पे एवरीडे या 2 दिन में एक बार या फिर वीकली ट्वाइस एक ऑनलाइन टेस्ट रखा जाए। वो फुल सिलेबस हो या चैप्टर वाइज रखना है वो भी आप चैट रूम में हमें बताइए। तो ये दो चीज़ आपको बतानी है। पहली, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, किसको आपको वापस एक और बार पढ़ना है, और दूसरी कौन सी टेस्ट आपको देनी है। और वो फ्रीक्वेंसी ट्वाइस अ वीक रखे, थ्राइस अ वीक रखे या एवरी डे रखे, ये भी आप मुझे चैट रूम में बताइए। आपका रिक्वेस्ट क्या है, कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए। अगर इसमें इसके लिए भी आपके पास कोई अगर कुछ सलाह है तो वो भी आप हमें चैट रूम में बताइए। सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि पढ़े और उसके रिलेटेड जो भी चेंजेस है वो चेंजेस करेंगे इस फॉर्मेट में। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जो YouTube चैनल पे जहाँ पे ख़त्म किए थे, जो टॉपिक जहाँ पे वो स्टॉप किए थे उसी को शुरू करेंगे फिर से। आयनिक इक्विलिब्रियम, जिन स्टूडेंट्स ने YouTube चैनल में नहीं देखे, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियोस डाले हुए थे जहाँ पे हमने pH कैलकुलेशन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबल फॉर्मेट जो हो सकते हैं वो सारे के सारे फॉर्मेट हमने डाले थे। अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बफर सॉल्यूशन। बफर के बारे में आज हम देखेंगे और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे आज वो है बफर एक्शन। ये बफर एक्शन कोई पढ़ाता नहीं है। ये बफर एक्शन क्या है इसके बारे में हम ध्यान देंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे और इसके बारे में जो शॉर्टकट है, जो शॉर्ट ट्रिक है, ये भी आपको बताएंगे, मगर आपको समझना जरूरी है। अब ये बफर है क्या, तो आप लोगों को सबको आइडिया है। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने पीएच को ज्यादा चेंज नहीं होने देता। सबसे पहले ये गलत परसेप्शन है कि बफर का पीएच कांस्टेंट रहता है। सबसे पहले ये ठीक कर लीजिए, बफर का पीएच कांस्टेंट नहीं रहता, बफर का पीएच ज्यादा चेंज नहीं होता। दिस इज द करेक्ट आंसर। बफर का पीएच कभी कांस्टेंट नहीं रहता। बफर ज्यादा पीएच को चेंज नहीं होने देता, अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता, अपने पीएच को मेंटेन रखता है। इन अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर एक बफर सॉल्यूशन है और आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो बफर अपने पीएच को ज्यादा चेंज नहीं होने देगा, थोड़ा सा चेंज होगा मगर ज्यादा चेंज नहीं होने देगा। अगर एक बफर सॉल्यूशन है उसमें आपने कोई बेस डाल दिया तो फिर भी बफर अपने पीएच को मेंटेन रखेगा। बफर का पीएच ज्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा मगर ज्यादा चेंज नहीं होता। एंड इवन ऑन डाइल्यूशन, अगर आपने बफर है उसके अंदर पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया बफर को, तो इवन ऑन डाइल्यूशन
बफर का पीएच चेंज नहीं होता, बफर अपना पीएच जो है वो मेंटेन रखता है। अब जो सवाल है कि ऐसे सॉल्यूशन की हमें जरूरत क्यों है? बफर जैसे सॉल्यूशन जो अपना पीएच मेंटेन रखता है, वैसे सॉल्यूशन की जरूरत क्यों है? जो हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस हम कांस्टेंट पीएच पे करना चाहते हैं। जो भी हम रिएक्शंस करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन है या इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, उसको हम कांस्टेंट पीएच पे करना चाहते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन हम पीएच को चेंज नहीं होने देना चाहते, और इसीलिए हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है जो अपना पीएच को मेंटेन रख पाए, और वैसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप के हैं? जनरली जो बफर सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं, वो हम दो बफर सॉल्यूशन को जानते हैं आसान से, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। मगर अगर आपको थोड़ा सा और ब्रॉडन व्यू दूं, तो हम बफर को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एसिडिक बफर, बेसिक बफर जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक है न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर का मतलब क्या है? न्यूट्रल बफर का मतलब है जहां पे हमने वीक एसिड और वीक बेस को मिला दिया, वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल बफर। और एक और बफर है, उस बफर को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। ये बहुत ध्यान की बात है, ये याद रखिएगा। प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स ये भी बफर की तरह एक्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन भी एक बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या? एम्फोटेरिक का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो जो एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन को भी हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। ये कोई नहीं पढ़ाता, तो इसको याद रखिएगा। तो 4 कैटेगरी के बफर है, मगर जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो डिटेल में हम पढ़ते हैं एसिडिक बफर, बेसिक बफर, और जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है बफर एक्शन। बफर अपना काम कैसे करता है? बफर के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, कोई बफर के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो वो अपने पीएच को मेंटेन कैसे रख पाता है, इसको बोलते हैं बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या है, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हमें 3 चीजें देखनी है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और बफर एक्शन। एसिडिक बफर और बेसिक बफर बहुत ही आसान है। इन दोनों के लिए हम जो पढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक ही इक्वेशन से पूछे जाते हैं, और वो है हेंडरसन इक्वेशन। तो एसिडिक बफर या बेसिक बफर का कोई भी सवाल हो, वो हेंडरसन इक्वेशन को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। बफर एक्शन को भी हमें फिर समझना होगा। तो शुरू करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ बफर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। टाइप ऑफ बफर, 4 टाइप के बफर होते हैं। पहला होता है आपका, वो है एसिडिक बफर। पहला होता है आपका एसिडिक बफर। दूसरा होता है आपका बेसिक बफर। अब ये एसिडिक बफर क्या है? एसिडिक बफर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस, इसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर। बेसिक बफर क्या है? बेसिक बफर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस एंड इट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। ये है आपका बेसिक बफर। मतलब कि अगर एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बेस, वो अगर हम मिला दे, या फिर एक वीक बेस और उसका सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर एसिड, वो अगर हम मिला दे, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एसिडिक बफर के एग्जांपल्स, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, और वो कौन सा है स्टैंडर्ड एग्जांपल? वो है एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। आप देख सकते हो एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, और उसका सॉल्ट कौन सा है? CH3COONA। और ये CH3COONA सॉल्ट कौन से कैटेगरी वाला है? स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, क्योंकि यहाँ पे बेस हमने कौन सा यूज किया है? NaOH हमने यूज किया है, इसलिए ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट स्ट्रॉन्गर बेस का है। तो ये हो गया हमारा एसिडिक बफर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए उसके अंदर हमें ये दिखेगा, एसिडिक बफर के अंदर हमें ये दिखेगा। कुछ और एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल दिया जाता है, वो है
बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, ये भी एग्जाम्पल है आपका किसका, एसिडिक बफर का। बोरिक एसिड H3BO3 और Na3B4O7, ये बोरिक एसिड एंड बोरेक्स भी एक बफर सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो है फेथल एसिड और पोटेशियम फेथलेट, तो ये भी बफर कहलाता है, ये भी बफर कहलाता है। ये एग्जांपल्स याद रखने हैं हमें। बेसिक बफर कौन से, तो जो स्टैंडर्ड बेसिक बफर का सवाल जो पूछता है उसके अंदर में दिखता है NH4OH, ये वीक बेस है NH4OH, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये वीक बेस है, और उसका सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर एसिड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट कौन से कैटेगरी का है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी का है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एसिड इस्तेमाल किया है वो कौन सा एसिड है, HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसीलिए ये हो जाता है आपका बेसिक बफर। इसके अलावा भी एक और एग्जांपल है, वो है ग्लिसाइन या ग्लाइसाइन, ग्लाइसिन और ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइसिन और ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये भी एक बेसिक बफर का एग्जांपल है। तो हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो है एसिडिक बफर और बेसिक बफर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये डिटेल में इसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है हमें, वो है हेंडरसन इक्वेशन और उसका एप्लीकेशन। तो शुरू करते हैं हेंडरसन इक्वेशन से। हेंडरसन इक्वेशन से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक बफर की। अभी एसिडिक बफर अभी मैंने एग्जांपल दिया, एसिडिक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम एसिटेट CH3COONA, ये है हमारा एसिडिक बफर। और ये पूछा जाएगा, मान लीजिए आपने एसिडिक एसिड, जो ये एसिड है इसका हमने कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया, और जो सॉल्ट है वो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमने कुछ डाल दिया पानी में। तो एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने कुछ मोल्स एसिड के डाल दिए, उस कंटेनर के अंदर हमने कुछ मोल्स सॉल्ट के डाल दिए, और वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का पीएच आपको पूछा गया है। बोल देगा कि फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि अगर मैंने एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बेस मैंने मिला दिया है तो ये बफर है, और ये बफर है एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर का पीएच हमें हेंडरसन इक्वेशन से मिलता है, और हेंडरसन इक्वेशन बोलता है पीएच जो है ऑफ एसिडिक बफर वो हो जाएगा पीएच विल बी इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ concentration of salt upon concentration of acid, ये हो जाएगा हमारा हेंडरसन इक्वेशन। तो हेंडरसन इक्वेशन बोलता है जो pH है वो pH हो जाएगा pKa प्लस log of concentration of salt upon acid। अब यहाँ पे 2 मिनट, जो ये pKa ये क्या है, ये pKa जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये जो pKa हमने लिखा हुआ है, ये pKa is nothing but माइनस लॉग ऑफ Ka। और ये Ka क्या है, ये Ka है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, एसिडिक एसिड CH3COOH। तो ये जो वीक एसिड है CH3COOH ये उसका Ka होता है। जो वीक एसिड होता है वो कंप्लीट डिसोसिएट होता नहीं है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वीक एसिड जो आपने मिलाया है उसका Ka है ये। तो उसका जब मैं माइनस लॉग लेता हूं तो pKa हमें मिल जाता है। तो जो हमारा हेंडरसन इक्वेशन होगा फॉर एसिडिक बफर वो हो जाएगा pH विल बी इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको पता ही है, ये होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है वो कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन आपका। तो ये हो गया हमारा हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं, अगर मैं बेसिक बफर की बात करता हूं तो बेसिक बफर फॉर एग्जांपल NH4OH ये वीक बेस है प्लस NH4Cl ये उसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये जो वीक बेस और उसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
ये जब हम मिला देंगे कंटेनर में, हमने कुछ मोल्स वीक बेस डाल दिया NH4OH और कंटेनर में हमने कुछ मोल्स उसका सॉल्ट डाल दिया NH4Cl और उसको हमने मिला दिया, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कहलाएगा बेसिक बफर। और जो बेसिक बफर जो होता है, वो बेसिक बफर का POH हमें मिलता है यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन। ये ध्यान में रखिएगा, एसिडिक बफर का pH मिलता है यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन और जो बेसिक बफर होता है उसका POH मिलता है यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन। अब ये हेंडरसन इक्वेशन हमें बोलता है कि जो POH है बेसिक बफर के लिए POH वो हो जाएगा PKB प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये हो जाएगा हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। तो POH हो जाएगा PKB प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब यहाँ पे ये PKB क्या है, तो ये PKB जो हमने लिखा हुआ है, ये PKB इज नथिंग बट माइनस log ऑफ KB। और ये KB किसके लिए होगा, ये KB हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ये जो वीक बेस हमने लिया है NH4OH, ये NH4OH का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि NH4OH जो है ये वीक बेस है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है विथ इट्स आयंस। और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलेंगे KB, उसका जब मैं माइनस लॉग लूंगा वो हो जाएगा आपका PKB। तो हेंडरसन इक्वेशन को यूज करके हम POH निकालते हैं फॉर बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का POH मिल गया। अगर pH चाहिए तो क्या करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो एट रूम टेम्परेचर pH प्लस POH वो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। तो pH प्लस POH वो हो जाएगा 14 के बराबर। तो सबसे पहले हम हेंडरसन इक्वेशन को यूज करके POH निकालते हैं फॉर बेसिक बफर और फिर 14 से माइनस कर देंगे। तो pH हमें मिल जाएगा बेसिक बफर का, वो हो जाएगा 14 माइनस POH। तो इस तरीके से हम बेसिक बफर का हम pH निकालते हैं। तो हमने अभी दो चीजें देखी, ये दो चीजों को वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने जो देखी वो क्या थी, वो थी एसिडिक बफर के लिए pH कैसे निकालेंगे। तो एसिडिक बफर के लिए pH निकालने के लिए हम हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। एसिडिक बफर के लिए pH हो जाएगा pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। उसी तरीके से मान लीजिए अगर बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर के लिए क्या यूज करते हैं, हम हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। मगर बेसिक बफर के लिए जो हम हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं वो pH नहीं देता, बल्कि क्या देता है, POH। तो POH जो हमें मिलता है फॉर बेसिक बफर वो हो जाएगा PKB प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा POH। POH मिलने के बाद pH कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो, pH प्लस POH किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। और pH जो होगा वो हो जाएगा आपका 14 माइनस POH। तो POH हमने हेंडरसन इक्वेशन से निकाल लिया, फिर 14 से माइनस कर दिया, तो हमें pH मिल जाएगा फॉर बेसिक बफर। एसिडिक बफर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेंडरसन इक्वेशन सीधा pH ही देता है। मगर बेसिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन पहले POH देता है, फिर 14 से हम माइनस करते हैं। ये हो गया हेंडरसन इक्वेशन। तो कुछ इजी क्वेश्चंस पहले, बेसिक क्वेश्चंस हम हेंडरसन इक्वेशन बेस्ड करते हैं और फिर हम देखेंगे बफर एक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बफर एक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से इसको समझेंगे। कुछ इजी क्वेश्चंस पहले करते हैं। पहला क्वेश्चन, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज 0.1 molar NaA and 0.1 molar HA और Ka आपको दिया हुआ है वो है 1 × 10⁻⁻6। अब सवाल में अभी कोई बताएगा नहीं कि ये बफर का सवाल है, ये बफर है, ये आपको समझना होगा। बफर कैसे है ये, तो बफर है ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं कोई वीक एसिड और उसका सॉल्ट जब मैं मिला देता हूं ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बेस, तो बफर बन जाता है। आप यहां पे देख सकते हो हमने क्या मिला दिया है। हमने सबसे पहले एक सॉल्ट है वो है NaA, ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्गर बेस का, और उसका वीक एसिड कौन सा है वो है HA। आप बोलोगे सर ये वीक एसिड है वो कैसे पता चला,
HA का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया हुआ है KA, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है मतलब कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, और कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है मतलब कि वीक एसिड है ये। तो मतलब कि ये सॉल्यूशन बफर है, और ये बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे? तो पीएच निकालने के लिए वापस वही हेंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे। पीएच ये हो जाएगा आपका pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ध्यान से इसको समझिएगा, तो यहां पे pH हो जाएगा pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? यहाँ पे सॉल्ट जो है वो सॉल्ट है आपके पास NaA, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको 0.1 मोलार। और यहाँ पे एसिड कौन सा दिया है आपको? यहाँ पे एसिड आपको जो दिया हुआ है वीक एसिड, ये दिया हुआ है आपको HA, और HA का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है आपको 0.1 मोलार। और आपको Ka दिया हुआ है HA के लिए, और Ka कितना दिया हुआ है? 1 इंटू 10 टू द पावर -6। 1 इंटू 10 टू द पावर -6 दिया है, Ka मिल गया, तो pKa निकाल लेंगे। pK हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ Ka, और माइनस लॉग ऑफ Ka क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और यहां से हमें pKa की वैल्यू मिल जाएगी। pKa वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। pKa 6 मिल गया। अब हेंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे। pH हो जाएगा pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ध्यान से आप देखिएगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो pH हो जाएगा आपका pKa के बराबर, और pKa की वैल्यू कितनी है? 6, जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। मतलब कि ये जो बफर है, ये बफर कौन सा pH मेंटेन करेगा? ये बफर जो मेंटेन करेगा pH वो है 6। ये एसिडिक बफर है, और इसीलिए इसका pH जो है वो लेस देन 7 होता है। आप देख सकते हो pH 6 जो है वो ये मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक बहुत ही स्टैंडर्ड हेंडरसन इक्वेशन का सवाल। एक और सवाल करते हैं, स्टैंडर्ड बहुत ही इजी सवाल, और वो सवाल देखिएगा, वापस वही सवाल है। pKa फॉर एसिडिक एसिड वीक एसिड का pKa दिया हुआ है वो है 4.74। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन? अब ये एसीटेट आयन का मतलब क्या है? ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्ट होगा, यहाँ पे एसिडिक एसिड है हमारे पास CH3COOH, और उसका सॉल्ट कौन सा हो जाएगा? CH3COONA। अब ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट इज नथिंग बट एसीटेट आयन, वो है CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, क्योंकि ये सॉल्ट डिसोसिएट होगा, और ये डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करेगा? ये डिसोसिएट होकर जो प्रोड्यूस करेगा वो है आपका ये एसीटेट आयन CH3COO माइनस। मतलब कि जब ये बोलता है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या पूछ क्या रहा है? पहले ये सवाल में देख लेते हैं। ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड वो है CH3COOH, एसिडिक एसिड मतलब कि वीक एसिड, एंड एसीटेट आयन डिवाइड बाय एसीटेट आयन क्या है? CH3COO माइनस। मतलब कि जो ये रेशियो पूछ रहा है वो है CH3COOH एसिड का डिवाइड बाय CH3COO माइनस सॉल्ट का। तो एसिड बाय सॉल्ट का रेशियो ये पूछ रहा है, ये रेशियो हमें पूछ रहा है एसिड बाय सॉल्ट का। कैसे करेंगे? और ये एसिड कब का चाहिए? टू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ pH 5.74। अब इसको समझिएगा, एक हमने एसिडिक बफर बनाया है, और वो एसिडिक बफर का pH हमें मेंटेन रखना है 5.74 पे। तो हम एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखे जिससे वो बफर का pH हमें 5.74 मिल जाए। और आपको pKa की वैल्यू जो वीक एसिड है उसके pKa की वैल्यू दी गई है वो है 4.74, और मेंटेन क्या रखना है? 5.74। तो वापस वही चीज, हेंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे। हेंडरसन इक्वेशन क्या बोलता है? हेंडरसन इक्वेशन बोलता है pH क्यों? क्योंकि एसिडिक बफर है। अगर बेसिक बफर होता तो POH मिलता है हेंडरसन इक्वेशन से, मगर एसिडिक बफर है इसलिए pH मिलेगा। तो pH हो जाएगा pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब इस सवाल के अंदर pH इक्वल्स टू pKa
प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है एसिटेट आयन CH3CO माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3COO माइनस अपॉन एसिड कौन सा है, एसिडिक एसिड कौन सा है CH3COH। तो pH कौन सा मेंटेन रखना है हमें, pH जो मेंटेन रखना है वो है 5.74 इक्वल्स टू pK कितना दिया है 4.74 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस अपॉन CH3COH। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5.74 माइनस 4.74 मतलब कि हो गया 1, और ये 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग CH3CO माइनस डिवाइडेड बाय CH3COH। अब ध्यान से इसको समझिएगा, लॉग की वैल्यू 1 आ रही है मगर हमें पूछा क्या है, हमें जो पूछा है वो तो पूछा है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड मार्कर से मैं कर रहा हूं, देख लीजिए हमें जो पूछा है वो क्या है, वो है एसिटिक एसिड डिवाइड बाय एसिटेट आयन, इसका रेशियो हमें पूछा गया है। तो इसका रेशियो कैसे मिलेगा, तो ये समझिएगा, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे पास ये लॉग की वैल्यू 1 मिल गई हमें। लॉग की वैल्यू 1 कैसे मिलती है, तो एक रिलेशन है हमारे पास log a टू द बेस b, अगर ये c होता है, log a टू द बेस b अगर ये c होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको b को यहां पे लेके जाओ, log को हटाने के लिए, एंटी लॉग नहीं लेना है, log को हटाने के लिए हम कह रहे हैं b को यहां पे लेके जाओ, c को ऊपर रख दो और log हट जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर्टी है बेस का प्रॉपर्टी, इसको हम लिख सकते हैं b टू द पावर c वो हो जाएगा a, b टू द पावर c वो हो जाएगा a। तो इसको समझना होगा आपको, वापस एक बार बता देता हूं, वापस ध्यान से देखिएगा, log a टू द बेस b अगर वो है c, वापस बोल रहा हूं log a टू द बेस b अगर वो है c, तो जो बेस में है उसको यहां पे लेके जाओ, इक्वल दूसरे साइड लेके जाओ, जो c है उसको हवा में डाल दो, मतलब कि पावर में डाल दो और log हट जाएगा, इक्वल्स टू a बन जाएगा। तो हमने देखिए b को यहां पे लेके गए b और c को हमने हवा में डाल दिया, तो यहां पे हो गया c, ये हो गया हमारा c इक्वल्स टू a और log हट गया। तो उसी तरीके से यहां पे भी हम करेंगे, तो log CH3COO माइनस डिवाइडेड बाय CH3COH, ये log टू द बेस 10 होता है इक्वल्स टू 1, तो इसको हमने 10 को यहां पे लेके गए तो ये log हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 वो हो जाएगा CH3COO माइनस डिवाइड बाय CH3COOH, एनीथिंग रेज टू 1 क्या है, 10 टू पावर 1 मतलब कि 10, तो ये 10 है। मगर हमें देखिए 10 हो गया ये, तो ये 10:1 है ये, मगर हमें ये पूछा किसका रेशियो है, हमें तो उल्टा पूछा था, देखिए एसिटिक एसिड डिवाइड बाय एसिटेट आयन, जबकि यहाँ पे क्या मिला है एसिटेट आयन बाय एसिटिक एसिड, तो उसको उल्टा कर दिया हमने, तो उल्टा कर दिया तो CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस इक्वल्स टू 1/10, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो 1/10 जो है वो इसका सही जवाब होगा। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, वापस एक बार बता देता हूं कहां से शुरू किया हमने, वो देख लीजिए। सवाल जो था वो क्या था, पीके ढूंढना है, सॉरी सवाल जो था वो है पीके आपको दिया हुआ है, पीके एसिडिक एसिड का कितना है 4.74, और एसिडिक एसिड का पीके देने के बाद बोला गया है आप रेशियो बताइए, किसका रेशियो, बफर सॉल्यूशन का रेशियो बताइए, जहां पे एसिडिक एसिड और एसिटेट आयन का रेशियो क्या मेंटेन करे जिससे बफर का पीएच जो हमें मिलेगा वो है 5.74। तो 5.74 मेंटेन रखने के लिए क्या रेशियो रखना है, 1:10, 10:1, 1:1 या 2:1, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एसिडिक बफर है, हमने हेंडरसन इक्वेशन यूज किया, और ये हेंडरसन इक्वेशन कौन सा है, ये है हमारा हेंडरसन इक्वेशन, देखिए रेड मार्कर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो पीएच हो जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमें वैल्यू क्या मिल गई 1, क्यों, क्योंकि 5.74 माइनस 4.74 किया हमने तो वैल्यू 1 मिल गई। अब 1 के बाद हमने क्या किया, हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ log a टू द बेस b होता है c, तो log को हटाने के लिए एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे बेस जो है वो बेस को इक्वल्स टू के यहाँ पे भेज देंगे, उसको पावर में चला जाएगा और log हट जाएगा।
तो वो प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं, बेस को यहाँ पे लेके गए, सी को ऊपर लेके गए और ए हो गया। तो कैसे करेंगे इसको? हमारे पास ये वैल्यू 1 है, क्या है, log CH3CO माइनस सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल्स टू 1, और बेस क्या है यहाँ पे, बेस है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 है तो 10 को यहाँ पे लेके गए, 10 1 को पावर में लेके गए तो log हट गया, तो 10 1 हो गया, 10 टू द पावर 1 हो गया 10, और हमें मिल गया रेशियो किसका, एसीटेट आयन बाय एसिटिक एसिड, तो 10:1 रेशियो मिला। मगर देखिए ध्यान से 10:1 ऑप्शन में भी था, टिक नहीं करना है उसको क्योंकि गलत है वो। गलत कैसे है? तो यहाँ पे उल्टा पूछा है। उल्टा क्या पूछा है? एसिटिक एसिड बाय एसीटेट आयन पूछा गया है, वो हो जाएगा आपका 1:1/10। ये हो गया हमारा दूसरा इजी सवाल। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको भी देखेंगे हम, और वो सवाल क्या है, ये प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन है ये, अब ये समझिएगा। ये सवाल बोला गया है फाइंड द पीके ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड का पीके, सॉरी फाइंड नहीं है, द पीके ऑफ द वीक एसिड, वीक एसिड का पीके आपको दिया हुआ है और वीक एसिड का पीके कितना है 4.5, और उसका पीओएच ढूंढना है ऑफ एन एक्वस बफर्ड सॉल्यूशन, नाम में समझ में आ गया, बफर है मतलब, ऑफ HA in which 50% of the acid is ionized। अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। बोला गया है एक वीक एसिड है, वो है एक हमारे पास वीक एसिड है, वो है HA, और ये HA डिसोसिएट हो रहा है H प्लस A माइनस, और ये कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, 50% डिसोसिएट हो रहा है। 50% मतलब कि आधा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। तो शुरुआत में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो शुरुआत में कुछ नहीं है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन है 1, शुरुआत में 1 है, ये 0 है, ये 0 है, आधा डिसोसिएट हो गया, आधा डिसोसिएट हो गया, तो मैं कह रहा हूं कि अब ये जो HA है, ये HA है 0.5, और ये जो A माइनस जो होगा, ये A माइनस बन जाएगा 0.5, ये HA जो है ये है 0.5, और ये जो A माइनस जो है ये A माइनस भी है 0.5। ये कैसे? क्योंकि बोला गया है 50% डिसोसिएट हो गया, इसीलिए। अब ये सवाल में देखिएगा हमें मिल गया, अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे एक वीक एसिड है वो है HA, और ये HA का कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, और उसका आयन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो भी 0.5। अब ये क्या बन गया, ये बन गया वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट, तो ये बन जाएगा आपका एसिडिक बफर, ये एसिडिक बफर बन गया आपका। अब ये समझ में आना चाहिए, ये सवाल जो है ये एसिडिक बफर का हो गया, और ये एसिडिक बफर का सवाल है, मतलब कि क्या लगाना पड़ेगा, हेंडरसन इक्वेशन। तो हेंडरसन इक्वेशन एसिडिक बफर के लिए पीएच मिलता है, और पीएच हो जाएगा आपका pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है यहाँ पे A माइनस अपॉन एसिड, एसिड क्या है HA, A माइनस अपॉन HA, तो ये हो जाएगा हमारे पास pH, pH हो जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ A माइनस अपॉन HA। अब ध्यान से इसको समझिएगा, 0.5 और 0.5, log 1 की वैल्यू 0, तो pH किसके बराबर हो गया, pKa के बराबर हो गया, pH हो जाएगा pKa, और यहाँ पे pK की वैल्यू कितनी दी गई है, pKa की वैल्यू दी गई है हमारे पास, वो है pKa की वैल्यू हमें दी गई है वो है 4.5, pKa की वैल्यू हमें 4.5 दी गई है, मतलब कि यहाँ पे pH भी हो जाएगा, pH भी हो जाएगा 4.5, pH 4.5 हो गया, मगर पूछा क्या है POH, POH क्या हो जाएगा 14 माइनस pH, मतलब कि ये हो जाएगा 9.5, तो 9.5 जो है ये करेक्ट आंसर है, 9.5 ये करेक्ट आंसर है हमारा। तो ये हो गया एक और इजी सवाल। एक और सवाल करते हैं जहां पे थोड़ा सा ये सवाल जो है वो अलग है, इस सवाल को समझना पड़ेगा, और इसके लिए पहले एक और चीज हमें समझनी है। अब तक जो हमने देखा था, यहाँ पे हम मिक्सिंग नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम एक कंटेनर है जहाँ पे हमने कुछ मोल्स डाल दिए एसिड के, वीक एसिड, और उसका सॉल्ट हमने डाल दिया। अब ये सवाल को देखते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अब इसको समझिएगा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 300 cc, cc मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब, ऑफ 0.3 मोलार
NH3 and 500 cc of 0.5 molar NH4Cl। अभी सवाल समझिएगा, आपको बोल रहा है कि कंटेनर है, एक कंटेनर है, ये कंटेनर में है आपके पास NH3 और ये NH3 कितना है 0.3 मोलार है और 300 cc है, प्लस एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर है आपके पास NH4Cl और NH4Cl कितना है 0.5 मोलार है और 500 cc है, और ये दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को मिला दिया मतलब कि NH3 क्या है वीक बेस प्लस NH4Cl, ये NH4Cl क्या है, ये है हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड, ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड HCl। तो एक वीक बेस है और उसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड वो है HCl, और ये बफर बन गया, देखिए ध्यान से, और ये बफर जो बना उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा 500 प्लस 300, मतलब कि टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 800 cc। ये समझ में आना चाहिए, 800 cc है बफर का वॉल्यूम। जो बफर बना वो बफर हमने कैसे बनाया, 300 cc NH3 डाला, 500 cc NH4Cl डाला, तो बफर अब बन गया हमारे पास 800 cc, 800 cc बफर बन गया। तो सबसे पहले तो आपको ये जो बफर है जो 800 cc है, इसके अंदर आपको NH3 का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना होगा, ये बफर के अंदर आपको NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना होगा। तो कैसे ढूंढेंगे इसको, तो बफर के अंदर सबसे पहले NH3 का कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लिखेंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2। आप बोलोगे सर कॉन्सेंट्रेशन तो दिया है 0.3 मोलार, ध्यान से इसको समझिएगा, ये 0.3 मोलार जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, बफर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। बफर के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि हेंडरसन इक्वेशन में जो हम कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं वो बफर के अंदर वाला कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 0.3 जो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 300 cc का, मगर अब तो बफर जो बन गया वो है 800 cc, तो 800 cc के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा हेंडरसन इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे NH3 के लिए हम लिखेंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो M1 कितना है, M1 है 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना है 300 cc, M2 ढूंढना है फाइनल वॉल्यूम, M2 क्या है NH3 का बफर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, 800 cc के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, 300 cc के अंदर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे हेंडरसन में तो गलत आंसर आएगा। सबसे पहले 800 cc के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना होगा। तो M2 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अब है 800 cc, तो यहाँ से हमें M2 मिल जाएगा, M2 हो जाएगा 0.3 इंटू 300 डिवाइड बाई 800, ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, 2 0 कैंसिल, 0.3 इंटू 3 3 27, ये हो जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा M2। NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बफर के अंदर जो 800 cc है उसके अंदर हमें मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूं, सेम वो भी M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 कितना है, तो NH4Cl था 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 500। आप बोलोगे सर NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, वापस सेम चीज, ये जो 0.5 मोलार दिया हुआ है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, बफर के अंदर वाला कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। 500 cc का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.5, मगर अब बफर जो बना हमने वो 800 cc का है, तो 800 सेंटीमीटर क्यूब 800 cc, 800 के अंदर कितना है उसका कॉन्सेंट्रेशन वो हम निकाल रहे हैं। तो 0.5 इंटू 500 विल बी इक्वल टू M2 इंटू वॉल्यूम V2 कितना हो जाएगा 800, तो यहाँ से M2 में मिल जाएगा, हो जाएगा 0.5
इंटू 500 डिवाइड बाई 800, ये 2 0 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2.5, 5 5 25, 2.5 डिवाइड बाई 8। पी ऊपर मैंने मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी है, वापस एक बार देख लेते हैं। 0.3 इंटू 3, 3 3 9 होता है, हमने 27 लिख दिया है, तो यहाँ पे एक गलती है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 0.9, 3 3 9 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.9 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा आपका NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 8। कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, हेंडरसन इक्वेशन। सबसे पहले pH मिलेगा क्या हेंडरसन इक्वेशन से? हेंडरसन इक्वेशन से pH मिलेगा क्या? नहीं, pH नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो बफर है, ये बफर कौन से कैटेगरी का है? ये जो बफर है, ये बफर है आपका वीक बेस। वीक बेस कौन सा है यहाँ पे? वो है NH3 और उसका सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये बफर कौन सा है? ये बेसिक बफर है। ये एसिडिक बफर नहीं है कि pH मिले हमें बेसिक बफर है ये। तो बेसिक बफर का POH मिलता है। POH मिलता है मतलब कि हम लिखेंगे POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। तो यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, POH हो जाएगा हमारे पास, PKB की वैल्यू कितनी दी गई है तो देख लेते हैं। PKB की वैल्यू दी गई है, ये रही, देखिए PKB की वैल्यू हम रेड हाईलाइट कर रहे हैं, रेड से 4.74, देख लीजिए 4.74 रेड से हाईलाइट किया है, 4.74। तो यहां से हो जाएगा आपके पास 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है, ये रहा देखिए 2.5 डिवाइड बाई 8 अपॉन बेस कितना है, बेस है ये रहा 0.9 डिवाइड बाई 8, तो 0.9 डिवाइड बाई 8 कैंसिल हो गया, तो पॉइंट भी हटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास POH। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 4.74 प्लस लॉग ऑफ 25 डिवाइड बाई 9, 25 डिवाइड बाई 9 मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। 4.74 प्लस लॉग 5 का स्क्वायर माइनस लॉग 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4.74 प्लस 2 को आगे ले लिया, 2 इंटू लॉग 5 की वैल्यू 0.699 होता है, अप्रोक्सीमेटली 7 ले लेते हैं, माइनस 2 को आगे ले लिया, 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू 0.477, लॉग की वैल्यू याद रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको POH आपको मिल जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए POH कितना मिल रहा है। pH पूछा गया है, देखिए pH पूछा गया है, यहाँ से हमें POH मिलेगा। POH कितना मिल रहा है देख लेते हैं अभी, तो POH हो जाएगा हमारे पास 4.74 प्लस 0.7 इंटू 2 मतलब कि 1.4 माइनस 0.477 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.4 कैरी 1 4 2 8 प्लस 1 9, तो 0.94। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा जी, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 4.74 प्लस 1.4 माइनस 0.94, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें POH मिल जाएगा, और ये POH हो जाएगा हमारे पास 5.18 हो जाएगा। ये POH हमें मिल गया 5.18। तो pH कितना हो जाएगा? pH हो जाएगा हमारे पास POH हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस POH, यहाँ से हमें pH मिल जाएगा, वो हो जाएगा 8.82 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा है, वो कैलकुलेशन आपको करना है। तो ये एक सवाल था जहाँ पे हमें देखना है कि मिक्सिंग करने के बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, बफर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ, मिक्सिंग करने के बाद बफर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाए ये हमें देखना होगा। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट था, ये सवाल को भी हमें देखना है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, ये हो गया बफर के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
हम बफर एक्शन को देखेंगे। अब दो तीन चीजें समझिए। अब कौन से टॉपिक को पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में, कौन से टॉपिक का रिवीजन आपको करना है, ये आप हमें बताएंगे। आप जो बताएंगे उसी का रिवीजन करवाया जाएगा। 50 डेज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटीज को आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिए। चैट रूम में ये भी आप बताइए कि आपको वीकली टेस्ट चाहिए या वीकली ट्वाइस चाहिए या एवरीडे चाहिए, और कौन से टॉपिक में आपको टेस्ट देना है इसके बारे में बताइए। तो वो सारी चीजें आपके लिए अरेंज करेंगे आगे। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। जो भी आपकी सजेशंस है वो सजेशंस आप चैट रूम में हमें भेज सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बफर एक्शन से, और इसके अलावा भी आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो हमें बताइएगा। चलिए ठीक है, नमस्ते।